पर समाप्त। आदाब, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर लगातार सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा रियासत महाराष्ट्र एक तरह से मुतासिर है। महाराष्ट्र में सूरत हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इसी कड़ी में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मीटिंग में लॉकडाउन लगाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ख्याल रहा है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 59,000 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 301 मरीजों की मौत हुई है। तो रियासत में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। औरंगाबाद में हालात अबतर होते जा रहे हैं। एमआईएम की मुखालिफत के बावजूद फिलहाल औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन जारी है। औरंगाबाद से लगातार जो खबरें हैं वो एक तरह से चौंकाने वाली हैं और डरावनी सूरत हाल एक तरह से पूरे महाराष्ट्र से नजर आ रही है, जहां पर रोज बरोज कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज कुल जमाती मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को लेकर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। सर, हिंदुस्तान की बात करें, खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें, कोरोना के जो केसेस हैं और जिस तरह से उनकी जो तादाद है वो तो डरावनी है। और खासतौर से आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50,000 से ज्यादा केसेस आज भी सर आए हैं। बहुत डरावनी सूरत हाल बनती जा रही है। इम्तियाज जलील साहब, है ये एक, लेकिन इसके ऊपर ये सोचने की भी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बीमारी फैली थी, आज क्या वजह है कि चाइना के अंदर इतना हड़कंप नहीं मचाया जा रहा है, दूसरे और देशों के अंदर इतना हड़कंप नहीं मचाया जा रहा है, इतना मिसमैनेजमेंट दूसरे देशों के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा है जितना हमारे पास नजर आ रहा है। तो कहीं इस बात के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाए कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। लेकिन एक साल किसी भी सरकार के लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बड़ा वक्फा है एक साल का, कि जहां पर सरकारें अगर चाहती तो अपनी प्राथमिकताएं, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उसको सही तरीके से सेट कर लेती। लेकिन गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद होगा कि आज से एक साल पहले जब कोरोना आया तो हमको ये बताया गया है कि तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, सड़क के ऊपर निकलो। और अब ये कहा जा रहा है कि जब आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन्स जो है, और मैं खास तौर से अपने महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करूंगा कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमने दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमको मिले नहीं है, तो हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन्स का। और वजीर आजम ये कहते हैं कि अब हम लोग एक उत्सव मनाए करके, टीका उत्सव मनाए करके, तो हर उसमें अगर आप एक इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करके इवेंट के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की अगर कोशिश करेंगे तो आप इस संजीदा मसले को कितना संजीदगी से ले रहे हैं ये खुद लोगों को समझ में आ रहा है। हकीकत यही है कि आज से एक महीना पहले जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मैंने खुद ने, आप चाहे तो यूट्यूब के ऊपर जाके देखिए, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके देखिएगा, मैंने एक महीना पहले पार्लियामेंट के सेशन के दौरान सरकार को यह कहा था कि आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने 72 मुल्कों को वैक्सीन, हमारी इंडिया मेड वैक्सीन हमने पहुंचाई है करके। तो क्या ये वक्त आपकी वैक्सीन डिप्लोमेसी का था? आप, हमारे देश के अंदर लोगों को वैक्सीन की जरूरत है और आप यहाँ पर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप है तो अपनी छाती बड़ी चौड़ी कर रहे हैं ये कहते हुए कि देखो इंडिया में वैक्सीन हमें तो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लोगों को मारने के लिए छोड़ दिए हैं और आप है तो टंजानिया के अंदर भेज रहे हैं, आप अफ्रीका में भेज रहे हैं, आप है तो दूसरे देशों के अंदर भेज रहे हैं। तो ये कहां तक का है? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है कि हम बिल्कुल मदद करनी चाहिए, लेकिन
आप अपने लोगों को मारने के लिए छोड़ दिए हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर कितने वैक्सीन सेंटर्स हैं जो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हर एक ने अपने नोटिस लगा दिया है बाहर कि चूंकि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो हम ये सेंटर बंद कर रहे हैं करके। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मंजर देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि आप आके हिसाब देते हैं। देखिए, हिसाब किताब, लड़ाई झगड़ा, राजनीति आपकी, वो आप बाद में वैक्सीन ये खत्म होने के बाद तो बिल्कुल आप तलवारें लेके निकल जाइएगा। आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कितना लड़ते हैं लड़िए, लेकिन आम आदमी को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है? आपकी राजनीति की वजह से। आप महज ये क्यों हो रहा है ये नाटक कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, आज शिवसेना की हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलाकर, लेकिन यही शिवसेना आपके साथ है तो पिछले 20-25 सालों के साथ थी तो वो सब जायज था। अब उन्होंने क्या अपना किसी और के साथ शादी कर लिए है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। यानी इम्तियाज जलील साहब, आपका मानना यह है कि कोरोना जैसे अहम मसले पर भी एक तरह से सियासत हो रही है, मरकज इस इशू को लेकर भी एक तरह से सियासत कर रही है। जो आपने बात वैक्सीन न होने की जो बात कही महाराष्ट्र में, इस पर भी हम इम्तियाज जलील साहब आगे बात करेंगे। लेकिन जो आंकड़े पूरे मुल्क में, जाहिर सी बात है कोरोना तेजी से फैला, लेकिन महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब जब हम बात करते हैं तो आंकड़े डरावने हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि आखिर कमी कहां पर रह जा रही है? इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र में ही आखिर इतनी तेजी से कोरोना क्यों फैल रहा है? जी देखिए, टोटल मिसमैनेजमेंट और एक कंफ्यूजिंग स्टेट जो तैयार की गई है। देखिए, अगर आप इस पूरे एक साल के हिसाब से अगर आप है तो आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अपना नियम जारी करता है। वो नियम को दरकिनार करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना नियम जारी करता है। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को दरकिनार करके है तो स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, मैं मेरे हिसाब से इस तरह से करूंगा। ये यहां तक होने के बाद ये जो पैंडेमिक एक्ट के अंदर जो पावर्स दिए हुए हैं कि कोई भी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने तौर के ऊपर अपने लोकल सिचुएशंस को देखते हुए अपने नियम बनाता है। तो जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है तो किसी जिले का कलेक्टर कहता है कि नहीं, मैं इसके हिसाब से नहीं, मैं मेरे हिसाब से करूंगा करके। तो ये टोटल एक कंफ्यूजिंग स्टेट अगर आप देखेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मैंने खुद ने अपने आप के पर मैंने देखा है कि जब मैं दुबई गया तो दुबई से वापस आते वक्त हमें यह बताया गया कि अगर बंबई अगर आप उतरेंगे तो बंबई एयरपोर्ट से ही आपको वहां पर 14 दिन के लिए कंपलसरी क्वारंटाइन के अंदर लेकर चले जाया जाएगा। और यह हुआ है कि जितने भी लोग बाहर से आए तो एयरपोर्ट के अंदर ही उन्हें यह ऑफर कर दिया गया कि आपको ये 5 स्टार में रुकना है, 4 स्टार में रुकना है, 3 स्टार में रुकना है, ये क्वारंटाइन सेंटर्स है, आपने 14 दिन कंपलसरी वहां पे क्वारंटाइन कर लेने का। अब दूसरे जो सराउंडिंग एयरपोर्ट्स थे, चाहे वो हैदराबाद का एयरपोर्ट हो, गोवा का एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, जितने दूसरे राज्यों के जो एयरपोर्ट्स थे वहां पे ये नियम नहीं था। तो लोगों ने क्या किया कि अगर किसी को बंबई पहुंचना है, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कराया, कोई अहमदाबाद चले गया, कोई गोवा चले गया, कोई दिल्ली चले गया, वहां पे उतरा और वहां पे डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर बंबई पहुंच गया। तो ये इस तरह के जो ऐसे अहमकाना जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो मैं समझता हूं इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसानदेह साबित हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कहता है कि मैं पूरी तरह से लॉकडाउन कर दूंगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कहता है कि नहीं। तो ये अपने अपने स्तर के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने अपने अपने लेवल के ऊपर जो फैसले लेना, मैंने शुरुआत से ये कही थी और इसकी पुष्टि जो है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी की है कि अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, अगर इफ यू रियली वांट टू ब्रेक द चेन देन ब्रेक द चेन। आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, ये इंडस्ट्री चालू रहेगी क्योंकि इंडस्ट्री को हम बंद नहीं कर सकते हैं। साहब, ये मॉल्स के अंदर ही किराने की दुकान चालू रहेगी लेकिन कपड़ों की दुकान नहीं चालू रहेगी। तो ये जो अपने मर्जी के हिसाब से ये जो काम किए गए, और दूसरा आज भी मैं महाराष्ट्र सरकार के सबसे बड़ा अगर जो भी ज्ञानी आदमी होगा जो ये फैसले ले रहा है मंत्रालय के अंदर बैठ के, वो आए आप टीवी स्टूडियो के अंदर बैठे हमारे साथ और ये समझाए हमारे को कि मंडे टू फ्राइडे आप काम करने वाले हैं और सैटरडे एंड संडे कंप्लीट लॉकडाउन। अरे तो क्या वायरस के साथ आपकी चर्चा हुई है? वायरस ने आपको शेड्यूल दिया है कि मैं सैटरडे और संडे के दिन लोगों को बहुत परेशान करने वाला हूं? बिल्कुल और फ्राइडे बिल्कुल। इम्तियाज जलील साहब, जिस वक्त महाराष्ट्र और खासतौर से औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही थी, उस वक्त आपने पुरजोर मुखालफत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि औरंगाबाद में लॉकडाउन किया गया है, सख्ती की जा रही है। मेरा सवाल यह है कि जो सख्ती इंतजामिया की जानिब से की जा रही है, लॉकडाउन लगाया गया है औरंगाबाद में भी क्योंकि केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस सख्ती के बाद इस पर किसी तरह की कमी आ रही है? इसका कुछ फायदा हो रहा है इस सख्ती का? नहीं, देखिए
देखिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। रियलिटी इज, ये गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा कि नाउ यू हैव टू लिव विद दिस वायरस। आपको इस वायरस के साथ जिंदा रहना है। आप डर का और एक खौफ का एक माहौल तैयार करके खौफ को बेचा जा रहा है। आज जितने सारे लोगों की मौत हो रही है, मैं खुद ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जिन्हें कोविड हुआ है का मतलब यह है कि उन्हें बुखार आया, उनको जो भी सिम्टम्स थे वो हॉस्पिटल में गए और वहां से वो वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि एक हैबत का जो माहौल तैयार किया जा रहा है। मीडिया के जरिए हम अखबार खोल रहे हैं, टीवी चैनल खोल रहे हैं तो सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इतने पॉजिटिव यहां से मिले हैं, इतने लोग मर गए हैं। देखिए, मरना हर एक को है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस खौफ को बेचकर लोगों के अंदर एक ऐसा भय का माहौल तैयार हो रहा है तो वो हॉस्पिटल जाने से इसलिए कतरा रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसका वीकनेस अंदर इतना वीक हो जा रहा है कि वो वाकई में इस तरह का, जबकि हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को, नाउ इनफ ऑफ, आपने खौफ का धंधा बहुत ज्यादा कर लिए है। अब लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी तैयार करिए, लोगों को ये बताइएगा कि देखिए दिस इज लाइक एनी अदर वायरस। आपको बुखार आता है, देखिए मैं खुद पॉजिटिव हुआ, मैंने बिल्कुल अपने आप को एकदम ऐसा ये नहीं कर रहा कि मैं वापस आने वाला हूं। मैंने कहा कि ठीक है, ये है, हम के ऊपर हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, ट्रीटमेंट हुआ और वापस आ गए हैं, दोबारा पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो लेकिन आज जो पता नहीं है कि क्या वजह है कि ये खौफ का कारोबार किया जा रहा है, हमारे अंदर एक खौफ तैयार किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का मतलब आप मरने ही वाले हैं। नहीं मरने वाले हैं आप। अगर हमारा मोर्टेलिटी रेट अगर देखेंगे कि मरने वालों की संख्या कितनी है, 98% के करीब ऐसे लोग हैं जो रिकवर होकर वापस जा रहे हैं। 1 और 2% तो मेरे हिसाब से एक्सीडेंट से भी मरते हैं, दूसरे बीमारियों से भी मरते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि देखिए ये इतने आंकड़े हैं और इसके पीछे गवर्नमेंट के क्या इंटेंशंस है हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या मीडिया ये नहीं जानती है कि अब हमको एक पॉजिटिव लोगों के अंदर एक मैसेज देखना है। एक बहुत अफसोस की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस खौफ की वजह से रिश्तों के अंदर दरारें आ गई है। मैंने हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लोगों को देखा है कि बाप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, डेथ हो गई है, लेकिन परिवार वाले आए नहीं है बॉडी ले जाने के लिए क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है। तो हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आप बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डरना नहीं है। मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन जो बात आपने कही कि डरना नहीं है, एहतियात शर्त है और एहतियात होनी चाहिए। इम्तियाज जलील साहब, जो बात अभी आप वैक्सीन को लेकर कह रहे थे और इस पर काफी सियासत हुई, हमने देखा कि सेंटर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दरमियान इल्जाम तराशियों का एक तरह से दौर अभी भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त मुश्किल हालात में मुल्क है और महाराष्ट्र के सामने बहुत सी मुश्किलात हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरह की सियासत हो रही है वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या आपको लगता है कि यह सियासत होनी चाहिए इस मुश्किल वक्त में? देखिए सर, मैं इतना अफसोस हुआ कि आज से 1 महीना पहले जब पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर मैंने खड़े रहकर यह कहा था कि ठीक है, ये हमारी तहजीब है, हम संस्कृति है कि हम लोगों की मदद करना, दूसरे देशों को इंजेक्शन वैक्सीन पहुंचाना। लेकिन आज ये वैक्सीन हमारे हर हिंदुस्तानी को देने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब आप बांटिए, आपको जिसको देने का है, और अपनी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम तो पूरी दुनिया में घूमने के लिए ये है, तो उन्हें अपनी शाबाशी लेने के लिए उन्होंने हमारे लोगों को छोड़ दिया। और जिस वक्त मैंने ये बात कही तो कई सारे भाजपा के एमपी जो थे उन्होंने वहां से सामने की बेंचेस से तो चिल्लाना शुरू कर दिए, उन्हें हुटिंग करना शुरू कर दिए। और यकीन मानिए जब मेरा भाषण खत्म हुआ और मैं जब बाहर निकला तो सेंट्रल हॉल के अंदर उनमें से कितने एमपीज थे जो मुझे बोले कि इम्तियाज जी आपने बहुत सही बात कही है कि पहले हमारे लोगों को वैक्सीन पहुंचाना चाहिए। अब आप देखिएगा कि अगर वैक्सीन का शॉर्टेज का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था कि हमने एक एक हिंदुस्तानी को उसके घर के ऊपर जाकर हमने है तो वैक्सीन पहुंचाई है करके लाइन में खड़े रहने की जरूरत होनी चाहिए थी। बिल्कुल। आज यकीनन इसके ऊपर एक बहुत ही घटिया तरह की राजनीति खेली जा रही है जो इस मुल्क में रहने वाले आम शहरियों को, आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों को अगर इसका नुकसान सहना पड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि दो राजनीतिक पार्टियां कौन सही है कौन गलत है ये साबित करने के अंदर आपस में भिड़ी हुई है। जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कहना कि हम तुम्हारा हिसाब बाद में लेंगे कि हमने कितने दिए हैं तुमको, कितने तुमने लगाए हैं, हम इसका पूरा हिसाब लेंगे, लेकिन आप बताओ तुम्हें कितने चाहिए। हम विदेशों के अंदर नहीं भेज रहे हैं, पूरे वैक्सीन है तो हम आपको महाराष्ट्र के अंदर दे रहे हैं। ये मुद्दा उठना ही क्यों चाहिए था? अगर आज महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि हमारी आबादी के हिसाब से हमको नहीं दिया गया
जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है, गुजरात के अंदर जो भाजपा की सरकार है, वहां पर वैक्सीन ज्यादा तादाद में दी गई है, हमारे पास पेशेंट ज्यादा है, वैक्सीन कम दिए जा रहे हैं। तो ये जो एक घटिया खेल खेला जा रहा है, इससे आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल के मुश्किलात साथ आम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। सियासत तो होती रहेगी लेकिन आम लोगों के सामने मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। बाकायदा महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर टोपे साहब ने भी यही बात कही, राजेश टोपे जी ने, कि 120 वैक्सीनेशन सेंटर हैं पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें से 70 सेंटर सिर्फ इस वजह से, इम्तियाज जलील साहब, बंद हो गए कि आपके पास वैक्सीनेशन या उसके जो टीके वो है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, आपने कहा कि सियासत हो रही है, लेकिन करीब से अगर आप जाकर देखिए तो कमी कहां पर रह जाती है? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं है, इस वजह से मरकजी सरकार का यह रवैया है? कमी कहां पर रह जाती है जो इस तरह की सूरत हाल बनी है? देखिए ना, तो मैं इस महाराष्ट्र सरकार का एक हिस्सा हूं जी, चला रही है, तो मैं इनका बहुत बड़ा समर्थक हूं, ऐसी बात भी नहीं है। ना मैं भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करने वाला हूं, जो हकीकत है वो हकीकत बयान कर रहा हूं कि हम सिर्फ ये सियासत, अगर सिर्फ वैक्सीन के हद तक अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से गलत होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 28,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले 1 साल से जीएसटी का जो रिटर्न्स आना चाहिए था, जो मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपने अपने राज्य सरकार को जीएसटी का रिइंबर्समेंट करना चाहिए, तो 28,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का बकाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र को आना है, तो वो पैसा आपने रोक दिए है महज इसलिए कि ये पैसा अगर हमने दिए तो हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा दे, तो फिर इनको गालियां नहीं पड़ेंगी। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सिर्फ ये सत्ता में बैठी शिवसेना को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के घटिया खेल खेल रही है। वैक्सीन के मामले के अंदर हम जैसा आपको बताए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहिए था कि आपको कितने वैक्सीन चाहिए, बोलिएगा, हम 2 देशों को है तो कम कर रहे हैं, पहले हम आपके पास भेज रहे हैं करके। लेकिन एक तरफ आप है तो अपनी भी ये है कि नहीं साहब, हम पूरे दुनिया के अंदर हम पहुंचाएंगे हमारे मेड इन इंडिया वैक्सीन। और मोदी साहब का देखिए, अब अगले ये वैक्सीन खत्म होने के बाद वो अपनी किस तरह से पीठ थपथपाने वाले हैं कि मैं यहाँ पर गया था और यहाँ पर जाने के बाद लोगों ने मेरी इतनी प्रशंसा की, भारत की प्रशंसा की। अरे करेंगे आपकी प्रशंसा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई इंडियन फेलोज, कि आप उनकी जान जा रही है और आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए है तो दुनिया के 72 मुल्कों को आपने है तो अपना वैक्सीन पहुंचा दिए है, जबकि मेरे महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले कितने बुजुर्ग लोग आज लाइनों में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये यकीनन एक बहुत ही घटिया तरीके की राजनीति खेली जा रही है और ऐसे मौके के ऊपर मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये वजीर आजम कहते है, क्या सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया है कि लोगों को आपने थाली बजाने के लिए बोले थे तो लोग घर के बाहर निकल गए थाली बजाने के लिए, लाइट बंद कर दो बोले तो लोगों ने लाइट बंद कर डाले हैं, तालियां बजाने के लिए बोला गया है। अब आप टीका उत्सव के जरिए आप लोगों को ये कहेंगे कि सड़कों के ऊपर आओ और फिर को डांस करो, ब्रेक डांस करो, तो बहुत मुमकिन हो सकता है कि चले जाए। ये कैसा उत्सव मनाना चाह रहे? जब हमारे पास टीका नहीं है और आप कह रहे हैं कि टीका उत्सव मनाओ, तो बताइए वजीर आजम साहब, हम कैसा टीका उत्सव मनाएंगे कि जब हमारे पास वैक्सीन की नहीं है? तो ये देखिए लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल ये एक बात तो इम्तियाज जलील साहब सेंटर की हुई कि मरकजी सरकार क्या कुछ कर रही है और कितनी संजीदा है इस इशू को लेकर, कितनी गंभीर है, ये इस पर एक तरह से सवाल उठता है। लेकिन मेरा सवाल यह कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उस पर भी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। आपने औरंगाबाद में आरोग्य सेवा को लेकर बहुत ज्यादा आवाज उठाई, जो ओहदे वहां पर खाली थे, क्या आपने आपकी आवाज उठाने के बाद क्या उस पर सरकार ने कोई नोटिस उसका लिया है? क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए मुझे पर्सनली इस बात की खुशी है। मुझे जब यहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने कहा कि हम औरंगाबाद के अंदर दोबारा है तो लॉकडाउन कर रहे हैं, मैं था अकेला जिसने है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा कि हम सपोर्ट करेंगे आपके लॉकडाउन को। आप सारी दुनिया को कह रहे हैं कि तुम तुम्हारी दुकान बंद करो, ऑटो रिक्शा सड़क के ऊपर दिखेंगे तो फाइन करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो हम 500 रुपये लेना पड़ेगा, ये बंद ये बंद ये बंद। मैंने कहा कि आपकी जो जिम्मेदारी है आपने पूरी की है और मैंने आंकड़े समेत बताया कि महज सिर्फ मेरे अपने जिले की अगर मैं बात करूं तो पिछले कई सालों से 2000 वेकेंट पोस्ट पड़े हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के सरकारी दवाखाने के अंदर 2000 से ज्यादा पोस्ट खाली है। पूरे आंकड़े समेत मैंने दिखाया, जो मैंने है तो उसके पास से रिटर्न में लिया।
कि बताइए आपके पास कितने कम है, ग्रामीण के हॉस्पिटल के अंदर आपके पास कितने हैं। तो उसके रिटर्न के अंदर मैंने कहा कि आप सबसे पहले अपनी पोस्ट ये भरिएगा, ये पोस्ट भरिएगा, वहां पर वेंटिलेटर्स आप लगाइए, ऑक्सीजन लगाइएगा, और फिर आप बोलिएगा कि कितने दिन का लॉकडाउन है करके। आखिर में मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा कि हम औरंगाबाद के अंदर अगर आपने लॉकडाउन लगाए और लोगों के ऊपर ये लॉकडाउन थोपने की कोशिश की और खुद कुछ नहीं करे तो सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो मैं एक सड़क के ऊपर एक मोर्चा निकालूंगा। और मैंने भव्य मोर्चे का एक ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि मुझे बहुत मनाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों ने फोन किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने फोन किया। मैंने कहा कि नहीं, अब तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी न किसी को खड़े रहना पड़ेगा। मजबूरन रात में 10 बजे जिलाधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये ऐलान करना पड़ा कि हम अपना लॉकडाउन वापस ले रहे हैं करके, और उन्होंने वापस लिया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि महज 2 दिनों के अंदर लगातार पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग्स हुई, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अर्जेंट 899 पोस्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर वेकेंट थी कई सालों से, उन्होंने उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला और उन्होंने कहा कि आओ हमारे ये पोस्ट वेकेंट है और इस पर तो इमीडिएट हम भर्ती करते हैं। तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिए है, वो वैकेंसी अब भरने का काम भी शुरू हो चुका है। तो मेरा ये कहना है, मैंने आपकी नाक दबाने के बाद आपका क्यों मुंह खुला है? ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आपको मालूम नहीं था 1 साल के अंदर कि आपको इतने सारे पोस्ट भरने का है, आपको वेंटिलेटर तैयार करने का है? मैंने कहा कि पूरे इंडस्ट्री बंद करिए, पूरी इंडस्ट्री बंद कराइए, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के को खुश करने के लिए फैसला ले रहे, लेकिन लाखों कर्मचारी वहां पर जो काम करने के लिए जाते हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन इंडस्ट्री एसोसिएशन उन्होंने कहा कि साहब हम हमारी तरफ से, हमारी इंडस्ट्री में बंद दिएगा, हम हमारी तरफ से आप बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की आवाज लगातार इम्तियाज जलील साहब आपकी तरफ से और एमआईएम की तरफ से उठती रही है। इम्तियाज जलील साहब, आज बहुत अहम मीटिंग उद्धव ठाकरे ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है कि इस पर लॉकडाउन के बारे में भी चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है, और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 3 हफ्तों का लॉकडाउन लग सकता है। क्या इस फैसले पर एमआईएम राजी होगी? क्या आप लोग तैयार होंगे अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगता है 3 हफ्तों का महाराष्ट्र में? देखिए, मैं ये जितने भी मुद्दे उठाया, ठीक है, मैं एमआईएम पार्टी से सांसद बना हूं, मैं एमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन हम जो भी फैसला कर रहे हैं ये आम लोगों के हित के अंदर, और उन आम लोगों के अंदर शिवसेना का भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो सरकारें हैं तो उनके जितने भी नेता है, चाहे वो आमदार एमएलएज हो, एमपीज हो, ये मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए हैं, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी तो सरकार है। हम हमारी सरकार के खिलाफ तो कौन खड़े रहेगा? तो हमको खड़े रहना पड़ रहा है। और मैं आपको स्पष्ट तरीके से वजीर आजम और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब जो आज मीटिंग ले रहे हैं उनको साफ कह दे रहा हूं, अगर गलती से भी अगर ये फैसला लेने का सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा हम किसी भी सूरत के अंदर इस तरह के आपके जो तुगलकी फरमान आने वाले हैं उसको हम नहीं मानेंगे। आप पहले ये लॉकडाउन करने से पहले आप अपना पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमको कन्विंस करिएगा कि हमारे पास अब किसी भी तरह के वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ क्लास 3 क्लास 4 पूरी तरह से भर दिया गया है। साथ ही साथ ऑटो रिक्शे वाले के लिए आप क्या करने वाले हैं? जो रोजी रोटी नहीं कमाएगा उस दौरान, जो गरीब आदमी, जो मजदूर है, उसके खाने पीने का इंतजाम आप क्या करेंगे? ये इसके बारे में पूरी तरह से आप कन्विंस करना हमारे को, तो ही हम मानेंगे। वरना आप ये समझ लीजिएगा ये डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी के अंदर आपका तुगलकी फरमान सिर्फ महज है तो 10 मंत्रियों को, ये सब मंत्रियां जो भी बैठेंगे ऑल पार्टी के, इनके सबके पेट भरे हुए हैं और पूरे सत्ता के अंदर है, कोई भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन जाएंगे तो हम जाएंगे और आपको खुली चुनौती देकर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है और जो रियासतें मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में इन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए जो बातें इम्तियाज जलील साहब या एमआईएम की तरफ से रखी जा रही हैं। इम्तियाज जलील साहब, एक आखिरी सवाल कि न्यूज 18 के जरिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे महाराष्ट्र के लोगों से, खासतौर से औरंगाबाद की आवाम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए,
कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है। अगर समझ लीजिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अगर ये हमको दावा कर दे कि मैं 10 दिन का लॉकडाउन या 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाऊंगा और उसके बाद कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो कतई खत्म नहीं होने वाला है। आपको इसके साथ जीना है। आपको अपनी ये जिम्मेदारी समझकर किस के आप बने हैं, एहतियात आपको के लिए कितना वक्त और लगेगा पता नहीं है, लेकिन हमको छोटी छोटी चीजें करना है। हमको अपना मास्क लगाना है, पब्लिक में निकलते वक्त हमको पूरी एहतियात बरतना है, घर में आने के बाद सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम कर लेंगे तो इतना बड़ा जो हमारा लॉकडाउन हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है और कब तक थोपा जाने वाला है पता नहीं है। आज लोग परेशान हैं, हैरान बिल्कुल हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि और बड़ी मुसीबत से अगर बचना है, मुश्किलात से बचना है, तो एहतियात शर्त है। कोरोना को हराने के लिए पूरी एहतियात बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए नाजरीन, बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।